गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत है। अभी तक हमने आपको 2 वीडियो भेजा और दोनों टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम था। तो आपको हमने यूट्यूब में भी वीडियो भेजा, फेसबुक में भी। तो आप जहाँ भी देख रहे हो, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं और अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा मन लगेगा वीडियो बनाने में कि हाँ, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। प्लस कमेंट कीजिए, आप कहाँ से देख रहे हैं। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए हम कुछ नए नए तरह से, कभी न्यूमेरिकल्स का, कभी ये देखिए, आज हम आपके लिए लाए हुए हैं कंसेप्ट बिल्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्ट बिल्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आप फुल सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपको सिलेबस भी पढ़ना है तो उसका भी वीडियो बना के डाल पाए, है ना। तो आपके कमेंट पर हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है तो मत देखिए, है ना। लेकिन अगर देखते हैं तब की बात कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब आपको मेरे वीडियो में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में क्या जाता है। 1 सेकेंड 10 सेकेंड बाद की बात है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ओके, चलिए अब आज देखिए आपके लिए लाए हुए हैं कंसेप्ट बिल्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट को बनाने के लिए चार्ज क्या है, कितने तरह का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, फोर्स, मल्टीपल चार्ज के बीच फोर्स कैसे निकले, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन देखा जाए। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? यहां से आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब देखिए डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर करते जाते हैं। कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द को अगर हम लोग तोड़े तो देखिए ये 2 शब्द से बना है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है भाई? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या है? रेस्ट। हिंदी में अगर बात करें तो चार्ज यानी विद्युत, या इसी को हम आवेश भी कहेंगे, और रेस्ट यानी स्थिर, रुका हुआ। कहने का मतलब क्या निकला बताइए तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो सर फिजिक्स तो पढ़ेंगे। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो सर फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the charges at rest, which deals about the charges at rest। वह ब्रांच जो चार्ज के तो बारे में बताएगा, लेकिन कैसा चार्ज? जो रेस्ट में होगा।
इज कॉल्ड, इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हो गया। अब चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें हैं, चार्ज का फील्ड है, फोर्स है, प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल है, तो वो सब सिर्फ ब्रांच को समझिए। क्या चार्ज के बारे में, कैसा चार्ज, विच इज इन रेस्ट, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए। अब ठीक है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के बारे में, बट चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? तो कह रहा है चार्ज, इट इज defined as the additional property other than mass, किसका भाई, of some elementary particles like electrons and protons, which gives rise to the electric and magnetic इफेक्ट इन नेचर। ये है भाई चार्ज का डिफिनेशन। अब ये डिफिनेशन है क्या? तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला, हालांकि चार्ज का कंसेप्ट तो चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत पहले से पता था। सबसे पहले 600 बीसी में थेल्स नाम के आदमी ने चार्ज के बारे में बताया, 600 बीसी। फिर उसके बाद ऐसा कहानी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने भी चार्ज के बारे में बताया। क्या कहानी है भाई कि पतंग उड़ा रहे थे, वो बिजली चमका तो उनको यहाँ, चूंकि पतंग उड़ाने के लिए रस्सी पकड़ा जाता है, तो यह हाथ में झटका महसूस हुआ। लेकिन एक्चुअली चार्ज के बारे में पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, भाई झटका मिला। लेकिन चार्ज के बारे में एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता चला तब जाकर के ये क्लियर हुआ। क्या? कि भाई इलेक्ट्रॉन में एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, मास तो है ही, तो इसका पता कैसे चला? तो जब इलेक्ट्रॉन में मास था तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट होना चाहिए था। दो इलेक्ट्रॉन को अगर एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए जी? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, बट दे गेट रिपेल्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। अब जब रिपेल कर दिया तो क्या मतलब निकला? तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ गलत था। न्यूटन ने कहा था क्या कि दुनिया में जितना वस्तु है अगर सब में मास है, then all the object in this universe attract each other due to their masses। लेकिन इलेक्ट्रॉनों में तो मास था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर गया। इसका मतलब निकला कि नहीं, न्यूटन्स लॉ तो गलत नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में मास के अलावे भी कुछ और है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपेल किया। तो क्या है भाई? then that additional property अदर देन मास, मास के अलावे जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पता चला, किसमें? ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों में एडिशनल प्रॉपर्टी अदर देन मास, मास के अलावे जो एडिशनल प्रॉपर्टी पता चला उसी को नाम दिया गया चार्ज।
और इस प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या हुआ, तो इस प्रॉपर्टी के कारण नेचर में दो नया तरह का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ। अभी तो चार्ज जानेंगे, यही चार्ज जब फ्लो किया ना तो करंट प्रोड्यूस हो गया, और जब करंट फ्लो हुआ तो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चार्ज क्या है समझ में आया, द एडिशनल प्रॉपर्टी अदर देन मास, किसका, ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन नेचर। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों में मास के अलावा जो एडिशनल प्रॉपर्टी पाया गया, जिसके कारण नेचर में दो नया इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ, दिस एडिशनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। ये तो बहुत आसान है, लीस्ट पॉसिबल, सबसे छोटा चार्ज, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आइदर प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस सबसे छोटा चार्ज का जो वैल्यू है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें -1.6 और प्रोटॉन की बात करेंगे तो +1.6। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने तरह का, दो तरह का, कौन कौन, तो पहला पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किस कारण से होता है भाई, तो ड्यू टू द लॉस कहिए या डेफिसिट कहिए, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण। और दूसरा है आपका निगेटिव चार्ज, ये किसके कारण होगा भाई, ड्यू टू द गेन कहिए या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहिए। यानी कि चार्ज दो तरह का, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन समझ जाइए कि चार्ज जो है, अगर किसी बॉडी में चार्ज की बात हो रही है, देन चार्ज इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन किया जाएगा। यानी कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा या उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा देन इट गेट बिकम्स निगेटिवली चार्ज, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा देन इट गेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द लॉस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। कह रहा है एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो चार्ज दिया हुआ है भाई 1 कूलम, कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्वांटाइजेशन जाना होगा। तो हम जान रहे हैं एज Q इज इक्वल टू NE, देन N इज इक्वल टू क्या, Q बाई E। तो Q है 1 कूलम और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो N इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम अगर चार्ज है किसी बॉडी में, यानी कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन करने का, अगर निगेटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एक्स्ट्रा होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया होगा, है ना। आइए नंबर 6, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, तो H देखिए यहां पर Q इज इक्वल टू
IT, देन I इक्वल टू एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू सेकेंड, दिस इज ऐसा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम। इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं कूलम। देन दिस एम्पियर सेकेंड या कूलम, कैपिटल C, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। आइए, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है? चार्ज दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो हम यहाँ से n निकाल के देखेंगे n क्या होगा। तो Q इज इक्वल टू NE, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? Q बाई E। तो क्या हो जाएगा ये? तो Q हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कट जाएगा सर, तो ये क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। तो सर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? एज n इज इक्वल टू n इज इन फ्रैक्शन, n इज इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल, सो such charge cannot possible। तो ऐसे तो हमने एक्सप्लेन करके इसका जवाब दिया, लेकिन इसके जवाब को ना हम डायरेक्ट देख करके भी जान सकते थे। सर देख करके कैसे जान जाते हैं आप? अरे आप भी जान जाइएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। हमने क्या कहा इसके पहले? कहीं क्वेश्चन था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 से छोटा नहीं हो सकता, और ये 0.8 हो गया, तो उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 1.6 से क्या है? छोटा है। तो जब 1.6 से छोटा नहीं हो सकता है, तो फिर ये 0.8 जो है 1.6 से छोटा है ना, तो दिस सच चार्ज कैन नॉट पॉसिबल। वहां से भी आप बता सकते हैं कंसेप्चुअली। आइए, व्हाट इज द काउज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं, लेकिन कह रहा है कि चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का कारण क्या है? तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड एज इलेक्ट्रॉन्स always transfer in whole number। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ही होल नंबर में ट्रांसफर होगा, वो कभी भी टूट के या डेसिमल में, पार्शियली, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने अभी तक तोड़ा नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन भैया टूट के ट्रांसफर नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1e चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2e चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3e चार्ज। देयरफॉर चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसलिए चार्ज हमेशा क्या रहेगा? क्वांटाइज्ड ही रहेगा। आइए, कह रहा है कि एक ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। एक ग्लास रॉड है जिसको कि सिल्क से रगड़ा गया, तो उसमें आया पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड, चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो कह रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क? तो कह रहा है सिल्क पर चार्ज क्या होगा? याद कीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड से जब चार्ज करते हैं तब क्या होता है सर?
तो फ्रिक्शन मेथड में जब चार्ज करेंगे तो बोथ चार्जेस एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो अगर ग्लास रॉड में इतना, तो चार्ज ऑन सिल्क is equal to -1.6 into 10 to the power -12 coulomb, equal and opposite charge. Does the electric charge vary with the speed of the charged body? No. क्यों भाई? Because charges are invariant. क्योंकि चार्ज जो है क्या है? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। याद है प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है, 6 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है हमने। चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए चार्ज वेरी नहीं करेगा अगर बॉडी का स्पीड कुछ भी रहे। आइए, व्हाट इज द काउज ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी? किसी बॉडी में चार्ज होने का क्या कारण है? तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Either the body gain the electron or it will, either the body will gain the electron or it will lose the electron। या तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। इसी कारण से बॉडी में अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा देन इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। हाउ इज द मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग? तो चार्ज के कारण मास कैसे अफेक्ट होगा? तो कैसा हो जाएगा जी? तो आफ्टर चार्जिंग द मास of the body get changed। चार्ज होने के बाद बॉडी का मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे भाई? तो इफ द बॉडी इज negatively charged, if the body is negatively charged then its mass get increased। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को तो लिया होगा है। इसका मास कैसे बढ़ गया सर? आप लिख तो दिए, लेकिन कंसेप्ट क्या है? नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ है? कई बार अभी तक हम लोग पिछले क्वेश्चन में बताए। नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो मास बढ़ना ही बढ़ना है ना। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर बट इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तब क्या हुआ होगा? तब इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा देन its mass get decreased।
तो इसका मास क्या हुआ होगा, घट गया होगा। क्यों घटा होगा सर, इसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसी में ना पॉजिटिव आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो फिर क्या, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हुआ होगा, मास घट गया होगा, गेट डिक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू मूव प्रोटोन फ्रॉम ए बॉडी टू चार्ज इट? नो, नो, प्रोटॉन्स cannot be removed, cannot be removed। नहीं, प्रोटॉन रिमूव नहीं हो सकता है, बिकॉज, क्यों भाई, बिकॉज इट इज टाइटली पैक इन द न्यूक्लियस, है ना। आइए 14 नंबर क्या कह रहा है भाई, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाइज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों को जोड़े तो H Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, तो फिर इस बात का क्या मतलब हुआ है, तो देखे तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 लिख सकते हैं क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ charges are equal and opposite। इसका यही मतलब है कि अगर दो चार्ज को हम जोड़े और दोनों का सम 0 हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, तो कैंसिल कब करेगा, जब दोनों इक्वल और अपोजिट होगा तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ठीक है, ये 14 नंबर। आइए 15 नंबर में, हाउ डू इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरैक्ट? इंटरैक्ट करना मतलब फोर्स लगाना। कैसे फोर्स लगाएगा, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे फोर्स लगाएगा। अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज दैट इज प्लस होगा तो रिपल्सन। ये सारा चीज क्लास में बताया हुआ है भाई। माइनस होगा तो रिपल्सन, बट अगर प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा ना। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज। इस तरह से चार्ज इंटरेक्ट करेगा। आइए भाई 16 नंबर, डज कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? यस, Coulomb's law obey Newton's third law of motion। क्यों भाई, क्यों, because both the charges apply equal and opposite forces on each other। यही ना है, दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस F21, जो कि थर्ड लॉ का भी मैथमेटिकल फॉर्म है। हम जान रहे हैं, जब हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़े तो हमको पता है कि दोनों चार्ज को हम लोग दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो हमको क्या पता चला कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही करता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक वस्तु दूसरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दूसरा वस्तु
पहले वस्तु पर 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच का फोर्स का भी यही नेचर है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है, हेंस इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Is the electric force between two charges a central force? Yes. Yes. Electric force between two charges is a central force। अब ये सेंट्रल फोर्स का क्या मीनिंग है भाई, बता चुके हैं। वैसा फोर्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लगता है। कौन सा स्ट्रेट लाइन? ज्वाइनिंग द टू चार्जेस या टू ऑब्जेक्ट्स। तो चूंकि यहां पर दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स एक स्ट्रेट लाइन, दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाले स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लग रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ये सारा कुछ नोट्स में भी है, पढ़ाया हुआ है। अब देखा जाए यहाँ पर, इफ Q1 इंटू Q2 होना चाहिए, यहाँ पर इट इज Q2। इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? अगर दो चार्ज दिया हुआ है Q1 इंटू Q2 और उनका रिजल्ट कह रहा है 0 से छोटा। अरे भाई 0 से छोटा का मतलब क्या क्या कह रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स क्या? मीन्स negative value which is possible only if either Q1 or Q2 will, if ऐसा लिखते हैं, if one charge is positive and other will be negative। ऐसा तभी संभव है। लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ भाई? लेस देन 0 का मतलब क्या हो रहा है? लेस देन 0 का मतलब हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी निगेटिव वैल्यू। लेस देन 0 का मतलब हो रहा है निगेटिव वैल्यू। और दो नंबर को गुना करके निगेटिव तभी लाया जा सकता है जब वन चार्ज कोई पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो जी? निगेटिव हो, है ना। अब जब दोनों एक प्लस और एक माइनस हुआ, हेंस force will be attractive। क्यों भाई अट्रैक्टिव? क्योंकि जब एक चार्ज प्लस है एक माइनस है तो अनलाइक चार्ज हुआ, और अनलाइक चार्ज हो गया तो फिर कैसा फोर्स? अनलाइक चार्ज हुआ तो सर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स। ओके, ठीक उसी तरह से 19 कह रहा है इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट है? ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट? मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ जी? पॉजिटिव वैल्यू। एंड इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल if one is, if both are like। ऐसा तभी पॉसिबल है if both are like, यानी दोनों एक जैसा होगा। दैट इज आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो या तो दोनों प्लस प्लस होगा या फिर दोनों माइनस माइनस होगा। हेंस तो फिर फोर्स कैसा भाई? हेंस
फोर्स इज रिपल्सिव। तो फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। अगर दोनों या तो प्लस हुआ, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हो जा रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब आएगा? Q1 इंटू Q2 को गुना करेंगे तो पॉजिटिव कब आएगा? तो जब दोनों एक होगा, प्लस प्लस होगा, चाहे क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। और जब दोनों लाइक चार्ज हो गया तो फोर्स कैसा हो जाएगा जी? रिपल्सिव। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फोर्स? क्या लिमिटेशन है? ये तो देखिए लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना, लास्ट टॉपिक में तो यही पढ़ा है। कूलम्स लॉ में दो लिमिटेशन है भाई। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और दूसरा क्या है? कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू चार्जेस। कूलम्स लॉ जो है या पॉइंट चार्ज के लिए लागू होगा और दो चार्ज, जैसे ही दो से ज्यादा चार्ज हो जाएगा वहां कूलम्स लॉ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये सारा चीज, हालांकि देखिए जो भी क्वेश्चन है ना बाबू, ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है, क्लास में सारा क्वेश्चन डील किया गया है, लेकिन क्वेश्चन टाइप में डील नहीं किया, बस पढ़ाते समय कंसेप्ट के रूप में डील किया गया, कंसेप्ट के रूप में ना डील किए। लेकिन सर क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा रहेगा? शॉर्ट टाइप में। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में तो कैसा रहेगा? स्टेट कूलम्स लॉ, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म, राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, ये सारा क्वेश्चन। लेकिन बाकी जो कंसेप्ट की बातें हम लोग किए उसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो इस तरह से, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर कंसेप्ट। चार्ज कैसे होता है, चार्ज क्वांटाइज ही क्यों रहता है, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, ठीक है? तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को मन लगा करके, अरे ये सब क्वेश्चन क्या एक बार देखने का चीज है, एक बार देखे याद हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, दूसरी बार कभी भी कोई पूछे हमेशा याद रहेगा, ठीक है? चलिए देखा जाए आगे। 20 हो गया, आइए भाई 21 में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो ये तो आसान है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये निकाला हुआ है भाई क्लास में, लेकिन याद रखने के लिए डायरेक्ट। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बताइए? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m-1 L-3 T4 a स्क्वायर। कहाँ से आया? तो सब कुछ क्लास में निकाला हुआ है, ये सिर्फ यूनिट और डायमेंशन लिखने की बात है। How does the force between 2 point charges change if the dielectric constant of the medium in which they are kept increases? तो आपको पता है, पढ़ाए हुए हैं, फोर्स इन एयर मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फोर्स इन द मीडियम क्या कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि देखिए, तो अगर हम इसको एयर के साथ कंपैरिजन कराए तो ये देखिए तो क्या हो रहा है भाई, तो फोर्स इन द मीडियम आपका क्या आ जा रहा है, फोर्स इन एयर बाई डी, दिख रहा है क्या? तो किसी भी मीडियम में जब चार्ज को हम एयर के अलावे दूसरे मीडियम में ले जाएंगे तो जो फोर्स है इन द मीडियम है वो इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन, इन्वर्सली का मतलब अगर डी बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा,
सब पता है ना। तो फिर और साथ में आपको यह भी बताए हैं कि सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1। एयर के अलावे जितना भी मीडियम की बात करेंगे सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर से ज्यादा होगा। एज और फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो एज फोर्स inversely depends on dielectric constant. So if dielectric constant increases, force क्या होगा? डिक्रीजेस। समझ में आया क्या? तो ये सारा फॉर्मूला क्लास में भी डिस्कस किए हुए, ये सारा कंसेप्ट क्लास में भी डिस्कस किए हुए है ना। तो बस कंसेप्ट क्लास में तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं, लेकिन उस कंसेप्ट से सर क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसके लिए ये एक तरह का आपका कंसेप्ट बिल्डिंग ये हमने एक असाइनमेंट टाइप से बनाया हुआ है, ताकि आप इसको एक बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, है ना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्या कह रहा है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 6, व्हाट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या रिलेशन है? तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई? तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, यही ना है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये है क्या भाई? तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर का परमिटिविटी है ये। अब कह रहा है कि अगर माइका जो आपने मटेरियल लिया उसका माइका का रिलेटिव परमिटिविटी तो 6 है, तो एप्सिलॉन ऑफ माइका उसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी एयर से 6 गुना बढ़ जाएगा, उसका कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन ऑफ माइका इतना आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन। अब इसमें से माइका का एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो कह रहे उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एयर का परमिटिविटी, सिंपल। कैन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम बी लेस देन 1? नो, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से छोटा नहीं होगा। नो, बिकॉज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 1 फॉर एयर। जो सबसे कम वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है वो होता है 1, किसके लिए? एयर के लिए। आइए भाई देखा जाए नेक्स्ट 26 नंबर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ने से क्या क्या पता चला? तो 2 एडवांटेज क्या क्या? फ्रॉम वेक्टर फॉर्म
form, it is clear that the electrostatic force obey the Newton's third law of motion. Obey the Newton's third law of motion. That is, मतलब क्या हुआ भाई? That is both the charges apply equal and opposite forces on each other. That is क्या? F12 is equal to F21 with negative sign. ये पता चला ना? और दूसरा बात क्या पता चला था? From vector form it is clear that electrostatic force is a सेंट्रल फोर्स. ये दोनों बात क्या क्या भाई? तो सर वेक्टर फॉर्म से दो बात पता चला. पहला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ऑबे करता है. कैसे पता चला ये बात? तो जब दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया वेक्टर फॉर्म में, तो हमने क्या पाया कि दोनों पर फोर्स k q1 q2 बाई आर स्क्वायर ही लग रहा था. लेकिन एक का डायरेक्शन 1 से 2 हो रहा था, एक का डायरेक्शन 2 से 1, यानी एक दूसरे के अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट. तो थर्ड लॉ भी तो यही कहता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट. तो दोनों चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है वो क्या रहा है? इक्वल एंड अपोजिट. दिस इज थर्ड लॉ. यस, तो पहला बात पता चला. और दूसरा क्या कर रहा है? हमको यह पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है. सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट तो लग रहा है, लेकिन अपोजिट कैसे? इन द स्ट्रेट लाइन. कौन सा स्ट्रेट लाइन? ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. तो सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं? वैसा फोर्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लगता हो, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन? दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाले स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग. ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the charge on this? What will the charge on Na714 न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में चार्ज. तो कह रहा है यहाँ पर जब इतना आपका n गिवन क्या है? Na714. तो भाई न्यूक्लियस में चार्ज होगा किसके कारण? तो न्यूक्लियस में तो दो ही तरह का पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस में कौन कौन? इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है ना. न्यूक्लियस में चार्ज पूछ रहा है. तो न्यूक्लियस में चार्ज प्रोटॉन्स के कारण होंगे. न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल्स. तो फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कितना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 7. ये ना उसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू n निकल गया, सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्लस Ne, यानी कि प्लस 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 112 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज. लेकिन अगर हमने कहा, अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता कि व्हाट इज द चार्ज ऑन N714 एटम,
तो सर व्हाट इज द चार्ज ऑन N714 एटम? न्यूक्लियस में नहीं, एटम में। तो अरे बाबा, एटम तो न्यूट्रल ना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा बाहर में उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जब भी किसी भी एटम की बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा? सर एटम जो है न्यूट्रल होगा, नो चार्ज। लेकिन न्यूक्लियस में चार्ज पूछेगा तो चार्ज होगा। क्यों? न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ओनली। न्यूट्रॉन भी रखता है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना उसमें। एटम न्यूट्रल क्यों हुआ सर? उसमें भी तो सर प्रोटॉन है, तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो एटम हुआ के अंदर। न्यूक्लियस में तो एटम ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, आइए अब आइए 28 में भाई। What are the difference between electrostatic force and gravitational force? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है? तो बहुत सारा डिफरेंस है। तो डिफरेंस लिखने के लिए हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का टेबल बना लेंगे। और यहां पर लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। है ना? तो पहला भाई, इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस जबकि ये इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस। ये जो है चार्ज के बीच लगेगा, यही ना? दूसरा क्या? और हियर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट does not depend on any situation that is, it is universal constant, universal constant। बट यहां पर जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड्स on the medium between the charges। ठीक है, इस तरह से ये कुछ डिफरेंस है, लिखिए, है ना? चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या क्या सिमिलरिटी? जैसे डिफरेंस में बताया आपको अभी पिछला क्वेश्चन में। अच्छा, डिफरेंस में एक और चीज छूट गया, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लिख लीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्सिव भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा। अब आइए सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में क्या क्या सिमिलरिटी है भाई? सिमिलरिटी में क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में? तो पहला सिमिलरिटी क्या कह रहा है? पहला सिमिलरिटी क्या कह रहा है? तो बोथ आर क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्स। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दोनों सेंट्रल फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमेशा स्ट्रेट लाइन के ही अलोंग लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दूसरा, बोथ आर कंजर्वेटिव। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोनों क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब क्या हुआ भाई कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हम बता चुके थे, याद कीजिए, वैसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर किसी फोर्स के द्वारा जो काम किया जा रहा है, अगर वो काम फोर्स के द्वारा, वस्तु के द्वारा फॉलो किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी जो वर्क डन है, आगे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, दिखाएंगे, डज नॉट, नेक्स्ट वीडियोस में ये सब बातें जाएंगी। अभी तो हम लोग सिमिलरिटी जान रहे हैं, वर्क डन तो अभी पहुंचे नहीं है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का याद कीजिए, सीधा उठाए चाहे ऐसे ऐसे घुमा के उठाए, वर्क डन सेम mgh, याद है ना? ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी जब हम लोग फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने आपको दिखाएंगे कि इट इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा सिमिलरिटी क्या है भाई? बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। मतलब याद कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो इनवर्सली डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, एंड कूलम्स लॉ आल्सो डिपेंड्स ऑन द, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी को हम लोग इनवर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे कर रहा है, और कूलम्स फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे कर रहा है, इसलिए ये सिमिलरिटी हुआ। नेक्स्ट क्या है भाई? 30 नंबर ना। व्हाई इज करेंट नॉट चार्ज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई चार्ज को क्यों नहीं फंडामेंटल लिया गया, करंट को क्यों फंडामेंटल लिया गया है? तो कहता है कि बोथ are derived, both are derived from each other as Q is equal to IT. Both are derived from each other because Q is equal to IT, but current serves, लेकिन करंट जो है एक क्या करता है? करंट एक लिंक बनाता है, किसके बीच? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और मैकेनिकल। serves as a
एज ए लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल quantities and can easily से अच्छा रहेगा readily measured, और आसान मेजर भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए therefore current is taken as fundamental while charge is not taken as fundamental। इसीलिए चूंकि ये इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और मैकेनिकल क्वांटिटीज के बीच में एक लिंक का काम करता है और साथ में आसानी से मेजर भी हो जाता है। रीडली मतलब आसानी से, इसलिए हम करंट को फंडामेंटल चूज करके रखे हुए हैं, चार्ज को नहीं। Can two balls having same kind of charge attract each other? हाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार। क्या दो बॉल जिनका चार्ज सेम है अट्रैक्ट करेगा? तो भैया ये तो प्रॉपर्टी के खिलाफ है। लाइक चार्जेस नेवर अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब कुछ तो जरूर है, तभी ना ऐसा क्वेश्चन आया। हाँ, मान लिया जाए कि दो चार्ज बॉडी है जिसमें चार्ज कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा मास होगा भैया, मास के कारण तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, लेकिन मास बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा मास है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था दोनों सेम चार्ज के बीच, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो तब तो फिर वहां पर क्या होगा जी? आप हमसे दूर जाना चाह रहे हैं और हम आपसे ज्यादा ताकत लगा के आपको खींच रहे हैं, तो आप मेरे ही तरफ आइएगा ना। हाँ, तो कहने का मतलब मान लिया जाए ये एक चार्ज है प्लस, ये एक चार्ज है प्लस, तो ये दोनों अभी रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर हम इतना बड़ा वस्तु ले लें m और फिर इतना बड़ा वस्तु ले ले दूसरा m1 m2 और दोनों को छोटा छोटा चार्ज दे दे, तो फिर ये दोनों रिपेल ना होकर के क्या होने लगेगा? अट्रैक्ट। यानी कंसेप्ट की बात क्या है? इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is larger than the electrostatic force of repulsion, then they get attracted। तब उस स्थिति में वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। कब होगा? समझ में आया? जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। किससे? रिपल्सन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो ठीक है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन हुआ ना वो चार्ज के कारण नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पूछना था कि क्या टू सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कहते नहीं। लेकिन क्या करें? कैन टू बॉल्स हैविंग द सेम काइंड ऑफ अट्रैक्ट, हाँ, दो बॉल अगर सेम चार्ज का होगा तब पूछ रहा है कि वो दोनों बॉल एक दूसरे को या अगर अट्रैक्ट कर सकता है तो कर सकता है अगर दोनों का मास बहुत ज्यादा हो, है ना। लेकिन अगर कहता कैन टू सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट, नो, सिमिलर चार्ज नाइदर नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्ज नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, वो जवाब होता। आइए नेक्स्ट 31 32 the dielectric constant of a medium is unity, then what will be the its permittivity। चलिए भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 1 है, तो
तो कह रहा है इसका परमिटिविटी क्या होगा, तो परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है जी, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एंड एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, दैट इज परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू द यहाँ तो इक्वल लगा दिए ना, तो फिर इक्वल लिखने की क्या जरूरत है, इक्वल टू द permittivity of air equal to the absolute permittivity of air, यानी कितना वैल्यू भी लिख दीजिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है तो उसका परमिटिविटी एयर मीडियम के परमिटिविटी के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, हाउ डज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू द रिलेटिव परमिटिविटी, क्या कर रहा है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी कैसे रिलेटेड है, तो किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से रिलेटेड है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। 34 में आ जाइए भाई, इन कूलम्स लॉ ऑन व्हाट फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के, कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है के वो किस फैक्टर पर, तो वैल्यू ऑफ के, तो द वैल्यू ऑफ के बताइए तो क्या है, हाँ मीडियम पर ना, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द मीडियम between the चार्जेस, तो के का वैल्यू है वो दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है इस पर डिपेंड करेगा। नहीं लिखे थे, चलिए लिखिए, क्या समझ में आया ये बात, सारा क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, और यही सब बात अगर आप थोड़ा थोड़ा याद रख लेते हैं ना, तो पहला टॉपिक कूलम्स लॉ एंड चार्ज एंड कूलम्स लॉ कंप्लीट। चार्ज क्या है, कितने तरह का चार्ज, कैसे होगा, निगेटिव चार्ज का क्या मतलब, पॉजिटिव कूलम्स लॉ में कूलम्स लॉ क्या है, लिमिटेशन क्या है, के का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन कितना होगा, ये सारा वैल्यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट कूलम्स लॉ, भैया ये तो बताने के लिए मत कहिए हमको, आपको पढ़ा चुके हैं, सिंपल सा बात है, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is क्या, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यही ना है कूलम्स लॉ, मतलब क्या हुआ कि दो चार्ज के बीच जो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, क्या कह रहा है भाई, देखिए तो
कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्ट डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट इज हम लिख सकते हैं, अगर दो चार्ज हम लोग यहां ले लें Q1 और Q2 R डिस्टेंस से सेपरेट करा दें, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा सर, लॉ क्या कह रहा है कि जो F होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो कंबाइन कराते हैं दोनों को, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, combining one and two, F proportional to Q1 Q2 by r² होगा ना। देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r²। दिस इज कूलम्स लॉ। यही के का, अभी पिछला क्वेश्चन में यही के का बात हो रहा था कि इस के का वैल्यू, दिस इज कूलम्स लॉ। तो यहाँ स्टेटमेंट बोला है तो लॉन्ग करने का क्या, शॉर्ट क्वेश्चन करना कंसेप्ट हम लोग बना रहे हैं। दिस इज कूलम्स लॉ। ओके, तो ये भैया आपका कंप्लीट हुआ पहला चैप्टर, यानी पहला टॉपिक, चार्ज एंड फोर्स। कूलम्स लॉ और चार्ज, कूलम्स लॉ यानी फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था, छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन ये आपका। इसके पहले दो वीडियो में हमने आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इन्हीं दो टॉपिक का भेजा हुआ है। तो फिर से लास्ट में एक बार आपसे गुजारिश है, यानी कि रिक्वेस्ट है, क्या कि अगर आप हमारे वीडियोस को कहीं देख रहे हैं, कहीं देखने का मतलब अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और प्यारा प्यारा लाइक्स, कमेंट्स, और साथ में अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो मत देखिए, हम ये भी कहते हैं ना, ज़बरदस्ती नहीं, मत देखिए, लेकिन देखते हैं अगर तो आपको अच्छा लग रहा होगा तभी देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको भी एनकरेज करने का कोशिश कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो और सारा कंटेंट्स ला सकें, नोट्स, थ्योरेटिकल कंटेंट्स, कंसेप्चुअल कंटेंट्स, क्वेश्चन के अलावे भी। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो फिर हम वीडियो के रूप में जेईई मेंस लेवल की भी तैयारी आपको करा देंगे। ओके, तब तक के लिए आप बने रहें, देखते रहिए।